Hello friends, our next lecture about the nature of light and electromagnetic radiation. नेचर ऑफ लाइट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आइए नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं नेचर ऑफ लाइट्स, अब तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी लाइट हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस तरह से जितने भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब डुअल कैरेक्टर्स हो करते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो शुरुआत में उस समय जो है आप अगर गौर से करिए तो न्यूटन जी ने जो है न्यूटन के हिसाब से कहा गया कि लाइट जो होता है वो मेडअप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट जो है ये फिजिक्स में भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। लाइट इज ए मेडअप ऑफ पार्टिकल, कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, जिसे हम लोग कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट कहते हैं, दैट इज पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इस पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन का आपने सुना होगा कि जब भी कोई भी रेज किसी सर्टेन एंगल से स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो, दैट इज रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ कहा आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी रेज मूव करती है या लाइट मूव करती है थोड़ा सा डेविएशन शो करती है। ये सब डिटेल में पढ़िएगा, फिजिक्स में है। बट कैन नॉट एक्सप्लेन फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस सुना होगा आपने, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। अगर वेव एक ही फेज में मूवमेंट करती है तो दो वेव जुड़ करके उनका रिजल्टेंट बढ़ा जाता है, और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट अगर अपोजिट फेज है तो घट जाता है। डिफ्रैक्शन भी होता है कि किसी भी पिन होल से अगर रेस को आप पास करिए तो डिफ्रैक्शन रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो इन फेनोमेनन को जो है न्यूटन्स जो थियरी है पार्टिकल नेचर यानी कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए इस थियरी को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद हाइजीन्स का उन्होंने प्रपोज किया वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट को, और इसने क्या एक्सप्लेन किया, जो फेनोमेनन पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो, जैसे फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, इन सभी को जो है हाइजेंस थियरी जो है एक्सप्लेन करती है। तो इसके आधार पे आप ये बता सकते हैं कि वास्तव में इन दोनों थियरी का सम करके आप बता सकते हैं कि डुअल नेचर ये शो करता, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ये तमाम चीजें हैं जो नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जितने भी लाइट वेव्स हैं या वेव हैं वो हमेशा वेव मोशन शो करते हैं। आइए उसको देखते हैं और उसको चर्चा करते हैं। वेव मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेव मोशन को आइए थोड़ा समझते हैं। वेव मोशन क्या होता है? जैसे हमने आपसे कहा कि आप वेव को तो ये साधारण तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोग तालाब के किनारे बैठे हुए, तालाब बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। बचपन में हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते थे लेकिन ये नहीं समझते यही वेव है। तो अगर आप देखते हैं वेव मोशन की बात, तो आपने शांत तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, शांत तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका तो वहां पे वेव क्रिएट होता है। अब वेव जैसे क्रिएट होता है, अगर पत्थर के टुकड़े को गिराइए तो एक रिंग बनती हुई इस तरह से दिखाई देती है, रिंग बनती हुई दिखाई देती है। तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे जो वेव है वो वेव अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करिए तो उसमें जो ऑब्जर्व करेंगे तो वो मूवमेंट करता है एक क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन करते हुए। या कभी आप और ध्यान दीजिए, आपने जुलाहे को देखा होगा, जुलाहों को अगर देखा हो तो जुलाहे भी जो होते हैं वो जब आप बांध को बिनते हैं, बांध जानते हैं ना, जैसे चारपाई उरपाई बीनी जाती है, बांध को बिनते हैं तो एक एंड पे बांध के एक एंड को बांध देते हैं और दूसरे एंड को काफी दूर से ऐसे खींचते हैं, और यूं खींचते हैं
तो वो जो वेव होता है वो यू मूवमेंट करता है, और उस तरह से धीरे धीरे वो मूवमेंट करते 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 वो टाइट होता रहता है, और इस तरह बाद जो है बन जाता है। आप सामान्य सा एग्जाम्पल देखिए, आप सांप का मूवमेंट देखें, सांप का मूवमेंट देखें, उसको भी देखिए, जब मूवमेंट करता है तो वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है। कभी सांप के मूवमेंट को देखा होगा अगर आप, तो जिसे वेव मोशन दिखाई देता है। ये सब सामान्य से एग्जाम्पल हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कहा वेव वास्तव में क्या होता है, जब मोशन शो करता है तो अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में, फिर अप फिर डाउन। जैसे ये देखिए वेव मोशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अप डाउन अप डाउन, ऐसे ये कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा, ऐसे ये कंटिन्यूअस मोशन में दिखाई देगा। आपको मालूम है इसे आप कहते हैं क्रस्ट, सॉरी ट्रफ, और इसे आप कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट और ट्रफ की बात करते हैं, क्रस्ट और ट्रफ की बात करते हैं। तो क्रस्ट में जो है आपने खुद ऑब्जर्व किया, क्रस्ट और ट्रफ की ये मूवमेंट हुई। अब आप जानते हैं ये मैक्सिमम, देखिए पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ठीक। अगर क्रस्ट का फॉर्मेशन, एक क्रस्ट और एक ट्रफ अगर कॉन्जिक्यूटिव, तो पूरा का पूरा एक साइकिल हो गया वेव का। फिर क्रस्ट और ट्रफ मिला के, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के पूरी एक साइकिल होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ, फिर क्रस्ट ट्रफ, इस तरह से अल्टरनेटिव मोशन इनका दिखाई देगा, और इस तरह से मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। और आप जान लीजिए ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अभी इसके बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा जाएगा। तो ये क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं पर भी इस तरह का जो है क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स वो वेव मोशन शो करता है। अब नेक्स्ट आइए चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1870s में जो है जेम्स क्लार्क जी ने थ्योरी प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशन जो एनर्जी एमिट करती है, वो प्रोपोगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यानी इन्होंने कहा कि जो लाइट और दूसरे फॉर्म रेडिएंट एनर्जी की होती हैं, रेडिएशन होती हैं, वो एनर्जी इवॉल्व करती हैं, और वो एनर्जी जो है वो प्रोपोगेट करती है स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब इसको समझने के लिए हम सन का एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको मालूम है सन में किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। सन का एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल सन, एग्जांपल सन ले रहे हैं। सन ये है आपका, ठीक, ये आपका सन है, और इस पे लार्ज, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसकी सरफेस है, टेक्स प्लेस एट द surface of sun. Large number of nuclear fusion reaction takes place at the surface of sun. सन की सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, और आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, और ये क्या करते हैं, दे इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
ये एनर्जी इवॉल्व करते हैं, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दे इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, हमने क्या आपसे कहा, सन के सरफेस पे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करती है, और वो किस फॉर्म में लिबरेट करती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब प्रोपोगेट करती है, जब अर्थ की तरफ मूवमेंट करती है, तो अर्थ की तरफ आने के लिए इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे देखते हैं सन से लाइट आ रही है, डायरेक्ट अर्थ पे पड़ रही है, तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। सीधे सीधे आप इस चीज को कह सकते हैं टुवर्ड्स अर्थ, इसको आप कह सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ये एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं दे पजेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जानते हैं रेडिएंट एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो एसोसिएटेड है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या काम ने, रेडिएशन प्रोपोगेट कर रही है स्पेस में, और स्पेस में प्रोपोगेट करने के अलावा उसके चारों तरफ कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और आप जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को हम लोग कह सकते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड then they produce electric field and magnetic field। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जितनी भी वेव्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑल द वेव्स आर, जितनी वेव हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे। जितनी भी वेव्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेवियर शो करते हैं। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं, क्लार्क जी ने कहा लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएट एनर्जी प्रोपोगेट करता है स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसका एग्जांपल हमने सन का लिया। सन के केस में हमने क्या कहा, सन की सरफेस पे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें से वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है। और आप जानते हैं ये जब अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये एसोसिएटेड होता है। कहिए कि मूवमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑपरेट होती है। और इसमें फिर आपने क्या कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और साथ ही साथ हमने कहा जितने भी वेव्स होते हैं सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह होते हैं। अगर हम इसी को दिखाएं, इसी को डायग्राम के रूप में दिखाएं, तो जैसे देखिए ये डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, इस डायग्राम को हम दिखाते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है सन का, सन और अर्थ। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोपोगेट कर रही है अर्थ की तरफ। तो देखिए अगर हमने मान लिया ये एक वाई एक्सिस ले लिया, एक जेड एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस के अलाउंग जो है मूवमेंट कर रही हैं,
तो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा अगर आपको देखिए तो हमने दिखाया इस तरह से, ये क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होगा, क्रस्ट और ट्रफ का ये फॉर्मेशन हो रहा है और इसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी के परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। और इस तरह से यहां से सन से अर्थ की तरफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव कर रही है। यहाँ पे इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इवॉल्व फ्रॉम सन सरफेस रिक्वायर नो मीडियम टू मूव द अर्थ। अर्थ की तरफ मूवमेंट करने के लिए इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब आइए इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस को आगे देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने यहाँ पे इस तरह से जो है एक डायग्राम बनाया, आपको समझाने के लिए थोड़ा सिंपल तरीके से हमने दो दिखाया, ये अब डार्क लाइन से और एक डॉटेड लाइन से। डार्क लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और डॉटेड लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये जेड एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो अगर आप देखिए तो ये जो है आपका ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, क्रस्ट। तो ये वेव मोशन हो रहा है, वेव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड देखिए हमने कैसे दिखाया हुआ है आपको, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये है, ये देखिए ये जेड एक्सिस दिखा दिया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो हमने जो दिखाया हुआ है एक ये दिखाया हुआ है और एक ये दिखाया हुआ है, ठीक है भाई, एक ये दिखाया हुआ। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी तरफ आ रही है, डॉटेड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। डॉटेड लाइन आपकी तरफ जा रही है, आ रही है, फिर आपकी तरफ जब ये आएगी तो उसके अपोजिट जाएगी, फिर अपोजिट जा रही है, फिर ये आपकी तरफ आ रही है, इसके अपोजिट जा रही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से कितने हैं, 90 डिग्री पे। ये कंडीशन है, ध्यान दीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स है एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। या और कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अंगूठे समझाते हैं। जैसे हमने अंगूठे को इस तरह से कर दिया, अंगूठे को इस तरह से कर दिया, तो अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है हमें किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। अंगूठा हमारा जो है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का। और ये हमें क्या बता रहा है, ये आपकी जो उंगली है, इस उंगली को जो भी आप कहते हो आप खुद जानिए, इस उंगली को जो है अगर आप देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिखाई दे रहा है। और ये जो उंगली हमारी मिडिल फिंगर है, इसको अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, और फिर इसके अपोजिट जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर यूं मूवमेंट करेगा, ये इस तरह से मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का मूवमेंट कैसे होगा, अप डाउन, अप डाउन, अप, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहाँ पे है। तो जितने भी आप कहिए कि वेव्स हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेवियर शो करते हैं और सभी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह के रेडिएशन का जो मूवमेंट होता है, इस तरह से हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हमने आपसे कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो ट्रैवल करती स्पेस में और उन्हें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और आप ही साथ ये भी आपने कहा है कि अगर हम इनको वैक्यूम की बात करें, जितने भी इन वैक्यूम all types of electromagnetic radiation travels with the speed of light, travels
with the speeds of light. स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड आप जानते ही हैं कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं, और हमने आपसे बताया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are mutually perpendicular to each other. ठीक है, और साथ ही साथ हमने बताया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, और ऐसे वेव्स, द वेव्स associated with electric field and magnetic field are called electromagnetic radiation। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ, यानी वेव मोशन हुआ। अब हम लोग इसी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चीज है। ये देखते हैं वेव मोशन क्या होता है। हमने आपसे बताया कि जिसमें क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होगा उसी को आप वेव कहते हैं, वेव मोशन। तो हमने एक ये वेव मोशन दिखाया आपको, ये क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा और ये ट्रफ का। ये आपका क्रस्ट और ये आपका ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को आप लैम्डा कह रहे हैं, या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कह रहे हैं? लैम्डा। ठीक है भाई, दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो एडजेसेंट जो है ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कह रहे हैं? ये लैम्डा। यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेज एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ कॉल्ड वेवलेंथ। ये, और अगर आप जब भी ये ऑब्जर्व करते हैं तो आप खुद देखिए कि क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, तो इसे आप लोग नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं जैसे एंगस्ट्रॉम में। अगर इस डिस्टेंस को मेजर करना हो तो यूनिट किस यूनिट में? एसआई यूनिट से रिलेट करते हैं, चाहे हम एंगस्ट्रॉम में, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन में कर सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिली माइक्रोन कर सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं 10⁻12 मीटर। तो वेवलेंथ को हम किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, या इसको कहिए सीधे सीधे, इसको एक्सप्रेस हम किससे करते हैं? लैम्डा से, और ये इसकी यूनिट है जिसमें आप मेजर करते हैं। दूसरी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। इसे क्या बोला जाता है? न्यू। और न्यू को कहा जाता है कि नंबर ऑफ जो वेव्स होती है, जैसे कोई पिन होल हो, उस पिन होल से कितने नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड पास कर सकती है, पर सेकंड कितने वेव्स पास कर सकती है। जैसे पानी की बूंदे, मान लीजिए बारिश में पानी की बूंदे, तो 1 सेकंड में कितनी पानी की बूंदे सरफेस से टकरा रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन वाटर। तो इसी तरह से किसी पिन होल से कितने सेकंड पर सेकंड कितने वेव पास हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ वेव्स
pass through pinhole in a second called frequency, न्यू। ठीक है, और न्यू को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसकी जो यूनिट है सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। हमने बताया था ना, एक साइकिल क्या होता है, हमने कहा था एक साइकिल में आपका क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ का फॉर्मेशन, वो एक पूरा एक साइकिल, ये पूरा एक साइकिल हो। ऐसे एक साइकिल बनता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 CPS, एक साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, ये होता है। हर्ट्ज में आप इसको डिटरमाइन करते हैं या साइकिल पर सेकंड है। इसके बाद वेलोसिटी का मतलब जो वेव है, वो वेव पर सेकंड कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसे हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ये एम्पलीट्यूड जो है हमें क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द वेव। ये आपका क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। और हम लोग इसे डिफाइन कैसे करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है या जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी के से रिलेटेड हमने एक बात आपको नहीं बताई, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो फार्मूला होता है, न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। ये आपका होता है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ है। और इसी का फार्मूला और भी होता है, एक आप लिख सकते हैं, न्यू बराबर 1 बाई टाइम पीरियड। ये फार्मूले होते हैं जिनको आपको जानना है, ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। न्यू बराबर C बाई लैम्डा, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है, और साथ ही साथ न्यू बराबर 1 बाई टाइम पीरियड आपको मालूम है। ठीक है, ये दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, न्यू निकाल लेंगे। न्यू की सहायता से आप लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमने बताया एम्पलीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ वेव। और साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये जो आपका है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। वेव नंबर को हम लोग कहते हैं न्यू बार, इसे क्या पढ़ते हैं, न्यू बार। और ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। अगर इसी को आप ऑब्जर्व करिए, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। अगर आप इसी को लेकर चलिए तो इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग कह सकते हैं सीधे 1 बाई लैम्डा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखिएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। हमने बताया कि न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा और न्यू बार बराबर होता है 1 बाई लैम्डा। तो आप इसकी सहायता से लिख सकते हैं न्यू बराबर C इंटू न्यू बार। कैसे जाना आपने, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बार हो जाएगा, C इंटू न्यू बार हो जाएगा। एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन ये हो गया। ये आपके जो है रिलेशन हो गए। और इसके सहायता से हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा वेव मोशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कुछ हमने डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, यहाँ लैम्डा के टर्म में दिखाया है आपको, और ये जो है आपका न्यू के टर्म में।
फ्रीक्वेंसी, ये न्यू के टर्म में है, न्यू के टर्म में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ऑब्जर्व करना, इसको जो है यहाँ पे आप देखेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा कि लैम्डा के टर्म में देखिए, थोड़ा से इसमें काफी चीजें हैं, एक करके देखिए। लैम्डा हमने लिया 10⁻18 से लेकर के 10⁻2 तक दिखाया। 10⁻18 में हमने कॉस्मिक रेज दिया। एक के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको देते हुए चलते हैं। कॉस्मिक रेज के बारे में है कि जो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम आउटर स्पेस। जैसे आप कभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो उसमें जो रेज प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेज। और साथ ही साथ इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी। इससे आप यही कर लीजिए, कभी कहते हैं बिजली उतर गई, बिजली की वजह से जो है इंसान तक जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन कन्वर्टेड इनटू द एस, मतलब इंसान भी भस्म हो जाता है जब भी बिजली किसी के ऊपर गिरती, जल की वजह से, जलने की वजह से। तो कॉस्मिक रेज के बारे में इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है 10⁻18। अब उसके बाद है गामा रेज 10⁻14 दिखा रहे। इसके बारे में है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब आप जो है मतलब कहने का मतलब ये ओरिजिनेट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से करता है, जैसे रेडियम, पोलोनियम, इन सभी से आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा रेज इवॉल्व होती हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये ओरिजिनेट करती हैं और इनकी एक खासियत है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये डीएनए सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इनकी एक खासियत होती है। एक्सरेज की बात कर रहे हैं, एक्सरेज 10⁻10 वेवलेंथ होता है मीटर। ये कब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड व्हेन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन हैवी मेटल। किसी हैवी मेटल पे जब आप इलेक्ट्रॉनों के स्ट्रीम को स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और एक्सरे का तो हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, अपनी बॉडी पे भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी भी इंटरनल इंजरी या इंटरनल पार्ट को आपको पता करना हो तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है यूवी और यूवी रेज की बात कर रहे हैं। और फिर ये देखिए विजिबल दिखाया हमने, फिर उसके बाद इंफ्रारेड। तो यूवी रेज जो है ये सन रेज की जो रेज होती है वो यूवी रेज होती है। और इंफ्रारेड ये हाई थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। घरों में हम ठंडियों में पानी को गर्म करते हैं, एक राड यूज करते हैं, इमर्सन राड। इमर्सन राड से जो रेज निकलती हैं वो थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। वो कौन सी है, इंफ्रारेड, IR रेडिएशन होती है। उसके बाद हम लोग माइक्रोवेव्स लेते हैं। माइक्रोवेव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ यूज होती है, टेलीफोन एंड रडार, टेलीफोनिक सर्किट और रडार में इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव का 10⁻2 जिसकी वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स कहलाते हैं। और ये यूज होते हैं मोबाइल सिग्नल, मोबाइल सिग्नल में इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसी देखिए हमने आपसे क्या कहा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है डिफरेंट होती है। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक चीज ये जाने। और ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट मिल रहा है आपको, इसी कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस चीज को आप सीधे सीधे आप जब इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिखा दिया है, 10⁻26, 10⁻22, 10⁻18, 10⁻40, 10⁻10, 10⁻6। यहाँ ध्यान रखिए 4 का डिफरेंस हमने दिखाया, 18, 14, 10, 6, 2, -2 और +2। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस दिखा रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे देखिए यूवी से लगा हुआ एक विजिबल रीजन होता है, यूवी से लगा हुआ एक विजिबल रीजन होता है। और विजिबल रीजन का जो आपका रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। और आप जानते हैं वेव ग्योर, अगर आप देखिए वेव ग्योर की बात करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये और इनका जो रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर। और यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि ये जो आपका है एनर्जी के घटते हुए क्रम, एनर्जी के
घटते हुए क्रम में ये जो स्पेक्ट्रम हमने दिखाया है। और आप जानते हैं इसकी ट्रैवलिंग कैपेसिटी, और देखिए कुछ चीजें हम इसमें लिख देते हैं जिससे आपको आइडिया हो। एनर्जी के क्रम में लिखा हमने। अब इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ट्रैवलिंग कैपेसिटी इसकी इंक्रीज करें। ट्रैवलिंग कैपेसिटी इसकी इंक्रीज करें। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं जो रेड कलर है, रेड कलर की ट्रैवलिंग कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। रेड कलर की ट्रैवलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम। और ब्लू कलर की जो वायलेट कलर की जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी का है, या ब्लू कलर की मिनिमम। और रेडियो वेव की ट्रैवलिंग कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम। तो अब आप इसी कहिए, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको आप इतना पढ़ डालिए। आपने क्या क्या पढ़ा? वेव मोशन के बारे में, लाइट के नेचर ऑफ लाइट के बारे में देखा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से क्या क्या चीज एक्सप्लेन किया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद फिर आपने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सब वेव मोशन शो करती है। वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, और फिर उससे रिलेटेड आपने जो है यहाँ पे इसको आप किया। कुछ इससे रिलेटेड चिल्लर एग्जाम्पल भी है, चिल्लर न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको आप देखिएगा। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड है, आप उसको टेस्ट करिएगा, देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आज कुछ बच्चों ने कहा कि सर कुछ नोट्स बनाने में असुविधा होती है, तो आज के जो टॉपिक हैं इनका हम पीडीएफ बना करके लिंक शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और जो भी जैसे भी नोट्स से छट करके बना सके आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, अगर आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे दिक्कत हो आप उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, और नहीं दिक्कत है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, चैनल अपने परिचितों को दीजिए। थैंक यू।